जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 3 लोगों का पराभव और 3 लोगों के राजनीतिक जीवन और एडमिनिस्ट्रेटिव जीवन का मेरे हिसाब से अंत होने वाला है। और ये सुगबुगाहट भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शुरू हो गई। देखिए, ये बात एक्सप्लेन करने से पहले मैं प्रबंधन शास्त्र का एक सिद्धांत बताऊं, और ये सिद्धांत बाकी जीवन में भी उपयोग में आता है। मार्केटिंग का सिद्धांत है। मार्केटिंग में कहते हैं कि हर चीज का एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होती है, और मनुष्य के जीवन में भी होती है। देखिए, हमारे जीवन में 25 साल तक बच्चा पढ़ता है, लिखता है, अपने को मजबूत करता है। 25 से 50 साल तक गृहस्थाश्रम में जाता है। 50 से 75 तक वानप्रस्थ में जाता है, और 75 से बाद वो संन्यास में चला जाता है। ये जीवन का नियम है, और ये सबको इसको पालन करना है। जन्म होगा, मृत्यु होगी, और ये 4 काल का उपयोग सबको करना है, और ये सबको इसके थ्रू जाना है। इसी तरह से मार्केटिंग का सिद्धांत ये कहता है कि हर प्रोडक्ट का, हर प्रोजेक्ट के 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है जिसे कहते हैं इनिशियल स्टेज, उसके बाद होती है उसका ग्रोथ पीरियड, फिर उसके बाद होता है उसका मैच्योरिटी पीरियड, फिर उसके बाद होता है उसका डिक्लाइन पीरियड। इसका मतलब यह है, आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नया कोई भी पदार्थ मार्केट के अंदर लाएंगे, तो इनिशियल स्टेजेस में उसको बहुत चीजों का विरोध करना होगा, समर्थन करना होगा, लोगों की मानसिकता को समझना होगा, लोगों के बाइंग प्रेफरेंस को समझना होगा, ईटिंग हैबिट्स को समझना होगा, बदलते हुए प्रेफरेंसेस को समझना होगा। और इस बात की अगर इनिशियल स्टेजेस में आपको सफलता मिल गई, अगर नहीं मिली तो 80-70% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फेल हो जाएंगे, और 20-30% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इनिशियल स्टेज से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जब ये इनिशियल स्टेज से आगे बढ़ेंगे तो ये किस फेज में जाएंगे? ये जाएंगे ग्रोथ पीरियड। बताइए, इनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि इसलिए ग्रोथ होगी कि इनिशियल स्टेजेस में इन्होंने मार्केट के अंदर पकड़ बना ली, अपनी ब्रांड की इमेज बना ली, अपने जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको बढ़ा लिया, इसलिए ग्रोथ की तरफ जाएंगे, और फिर ये तेजी से इसका उभार होगा। हर काल में ऐसा होता है। अपने जीवन काल में भी आप देखते हैं 25 से 50 का पीरियड वो होता है जिसके अंदर आप ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, आप अचीव करते हैं, आप सेव करते हैं, आप अर्न करते हैं और उसको सेव करते हैं, और उसके बाद 50 से 75 साल में आप उसको व्यय करते हैं, और 75 के बाद आप, पुराने जमाने में तो लोग, राजा जो है जंगल में चले जाते थे और सारे संघर्ष वगैरह छोड़ के जंगल में चले जाते थे। तो ये प्रोडक्ट में और प्रोजेक्ट के अंदर ये ग्रोथ पीरियड होगा। जब ये ग्रोथ पीरियड चला जाएगा तो नए लोग आएंगे आपको कंपटीशन देने के लिए, नए प्रोजेक्ट आइडियाज लेके आएंगे, नए प्रोडक्ट लेके आएंगे, नई नीतियां बनाएंगे। आपके जो उसकी पकड़ बनाई थी उसके अंदर कुछ ऐसा रद्दोबदल करेंगे कि आपको वो कंपटीशन दें। नए लोग आएंगे, नई जनरेशन आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो ये सब जब होगा तो आपके प्रोजेक्ट का या आपके प्रोडक्ट का डिक्लाइन शुरू होगा। तो इनिशियल स्टेजेस में सफलता मिली या नहीं मिली, उसके बाद ग्रोथ पीरियड आएगा, उसके बाद मैच्योरिटी आएगी, और उसके बाद डिक्लाइन होगा। हाँ, इस डिक्लाइन पीरियड को भी आप परिवर्तित कर सकते हैं और डिक्लाइन को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर या अपनी प्रोसेस के अंदर कोई ऐसा परिवर्तन कर दें जिससे कि वो जो चेंज होती हुई मनोभावना है उसके अनुसार अपने को ढाल लें, तब तो बात ठीक है, वरना फिर आपका डिक्लाइन पीरियड होगा और आप खत्म हो जाएंगे। यही आजकल भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। अच्छा, 3 लोगों की मैं चर्चा करूंगा, और ये तीनों लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा सुगबुगाहट है, और आरएसएस के अंदर बहुत ज्यादा सुगबुगाहट है कि इनसे जितनी जल्दी पीछा छुड़ा लिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। देखिए, 2 तरह की स्थिति होती है। एक होता है डिक्टेटोरियल आप एडमिनिस्ट्रेशन करें, बड़ा सख्त शासन करें, और दूसरा होता है डेमोक्रेटिकली आप शासन करें। अच्छा, जब आप डेमोक्रेटिकली शासन करते हैं तो होता क्या है, उसमें नुकसान है, डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में होता है क्योंकि आपने डेलीगेट कर दिया, अपने अथॉरिटी लोगों को दे रखी है,
उसकी वजह से अगर कोई गलती भी हो जाती है तो सारी गलती नेता को या लीडर को नहीं ओढ़नी पड़ती, नीचे वाले उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन जब डिक्टेटरशिप आप लेके आते हैं तो डिक्टेटरशिप के अंदर, क्योंकि सब जानते हैं कि नीचे वाले भी वही काम कर रहे हैं जो नेता ने चाहा है, और क्योंकि एक स्ट्रांग लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, इसलिए सारा का सारा दोष जो है वो डिक्टेटर के पास चला जाता है। तो जब डिक्टेटर ऊपर चढ़ता है तो बड़ी तेजी से चढ़ता है, और जब गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है। यही भारतीय जनता पार्टी के आजकल अंदर हो रहा है। देखिए, 3 लोग हैं, एक का तो बिल्कुल पक्का है, कितने दिन ये मुख्यमंत्री रहेंगी इस पे मुझे संशय है। वो है रेखा गुप्ता, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, और 4 महीने के अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इतना नुकसान कर दिया है, इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है कि पूरे दिल्ली के अंदर इनके विरोध में एक बयार आई हुई है, लहर आई हुई है। और कारण क्या? पहला तो उन्होंने जो अवैध निर्माण को तोड़ा, और अपने जो डिक्टेटर नेता थे मोदी जी, जिन्होंने इलेक्शन के पहले आके झुग्गियों में जाके, और भारतीय जनता पार्टी वालों ने झुग्गियों में जाके रह के उनके साथ लूडो और चेस खेल के उनको ये विश्वास दिलाया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, जिसकी वजह से उनको वोट मिले थे, उसी वोट बैंक को, जो करीब 40% वोट बैंक है दिल्ली की पॉपुलेशन का, उसको ही तोड़ना शुरू कर दिया। और ऐसे तोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि कहा जब आपने था कि पहले जहां झुग्गी वहां मकान, तो आपको पहले 1 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स बनाने थे, छोटे छोटे एक एक कमरे के फ्लैट्स बनाने थे, हर एरिया के अंदर बनाने थे, जहां पे इन झुग्गी वालों को शिफ्ट कर देते। शिफ्ट करने के बाद झुग्गियां तोड़ देते। अगर वो सरकारी जमीन पे बनी हुई हैं, अगर वो डीडीए की जमीन पे बनी हुई हैं, तो किसी को कोई आपत्ति भी ना होती और इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया भी ना होती। लेकिन क्योंकि आपने नए फ्लैट्स तो बनाए नहीं। अच्छा, जो नए फ्लैट बने भी हैं, जो अशोक विहार के अंदर नए फ्लैट्स बने हैं, जब उनके यहां जाके देखा गया तो पता चला वो फ्लैट्स के अंदर गंदगी बहुत ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा खराब है, टॉयलेट्स खराब हैं, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, 15 फ्लोर के मकान बना दिए हैं, लिफ्ट काम नहीं कर रही है, पानी नहीं आ रहा है, बुरी हालत, बिजली नहीं आ रही है। तो इससे क्या है कि एक ऐसी मैसेज चला गया है पूरी सोसाइटी को कि अगर रेखा गुप्ता या भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे विश्वास किया तो ऐसे मकान बनेंगे जो झुग्गियों से भी बदतर होंगे। और लोग कह भी रहे हैं कि इससे बेहतर तो अब झुग्गी में थे, अब ये फ्लैट्स में आके तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा हम करें क्या। तो एक तो रेखा गुप्ता जी का मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री पद पे कुछ ही दिन का समय काल रह गया है, और ये हटने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने न केवल दिल्ली के अंदर ये जो तोड़े हैं मकान बिना उनको अल्टरनेटिव एकोमोडेशन दिए हुए, इससे अगर आज दिल्ली के अंदर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को शायद एक ही सीट ना मिले और सब जगह उनकी जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि इसके सपोर्टर्स बहुत कम हैं। और इस चीज का जो अपोज करने वाले हैं वो लोअर मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है। केवल 2-3% जो हायर क्लास के लोग हैं, जिन्हें पैसे की कोई चिंता नहीं है, वो 15,000 में भी उस हेल्पर को रख सकते हैं जो 5,000 रुपए ले रहा है। इसके अलावा आज के तारीख में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा कोई नहीं, तो रेखा गुप्ता जी के तो कुछ चंद दिन ही बचे। इसके अलावा एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उनका भी जाना बिल्कुल तय है, और उनका नाम है ज्ञानेश कुमार जी। इसके पहले राजीव कुमार जी थे मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छा, उनकी भी बड़ी ख्याति थी। किस चीज के लिए ख्याति थी? कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए बैटिंग करने। लेकिन चलिए, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो चले गए। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी जब आए तो वो अपने जो नियुक्तिकर्ता थे उनको कृतार्थ करने के लिए वो उनसे आगे चले गए, राजीव कुमार से भी आगे बढ़ गए, और उन्होंने अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने के लिए बिहार के अंदर वो कर दिया जिसकी वजह से माननीय मोदी जी को और अमित शाह जी को और बाकी लोगों को बड़ा सीरियसली सोचना पड़ रहा है कि इनको ज्ञानेश कुमार जी को कैसे हटाया जाए और इस बला को कैसे हटाया जाए। क्योंकि आपने देखा एक ऐसा बिल्कुल मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया गया कि इलेक्शन के 3 महीने पहले 1 महीने के अंदर हम पुनर्निरीक्षण करेंगे। चलिए, पुनर्निरीक्षण करने में कोई परेशानी नहीं थी, और बाद में चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण भी दिया कि पिछली बार भी जब 2003 में हुआ था उस समय भी केवल 1 महीने के अंदर हुआ था, इस बार भी 1 महीने के अंदर कर देंगे, वहां कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी इस बात की थी कि जो उसमें पात्रता रखी थी और जो उसमें सर्टिफिकेट संलग्न करने थे, उसमें आधार कार्ड को भी हटा दिया गया था और राशन कार्ड को भी हटा दिया गया था। जब बिहार के अंदर 40% पॉपुलेशन ऐसी है और गांव की ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास केवल आधार कार्ड है और राशन कार्ड है,
उनके पास इसके अलावा ना कोई डिग्री है, ना जन्म प्रमाण पत्र है, और इस प्रकार की कोई चीज उनके पास नहीं है। अब इसकी प्रतिक्रिया बड़ी तेज हुई, पूरे हिंदुस्तान, बिहारी के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुई। सारे यूट्यूबर्स ने कमर कस ली और पूरी तरह से इसको खोलने लगे। न्यूज 24 के राजीव रंजन सिंह ने वहां जाके फील्ड कवरेज की, और कल की फील्ड कवरेज में देख रहा था, कल का मतलब 5 तारीख को, 5 जुलाई को जो फील्ड कवरेज कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने शिक्षक संघ के बीएलओज और उनके जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं उन सबसे, हेडमास्टर से बात की, तो ये पता चला कि बीएलओज ने खुद ये बताया, क्योंकि इस बात का बहुत ज्यादा विरोध है कि उस आधार कार्ड को आप बेस मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस आधार कार्ड को भारत की नागरिकता का प्रतीक माना गया था। और ये कहा गया था बैंक से जोड़िए, इस चीज से जोड़िए, उस चीज से जोड़िए, और ये भी कहा गया था कि आधार कार्ड बने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिससे आपकी भारतीयता सिद्ध होगी। और ये बताया गया था कि विदेश के अंदर भी ऐसा होता है तो भारत के अंदर भी होना चाहिए, और लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए थे। अब इस चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया, उसमें आपने आधार कार्ड को ही बाहर कर दिया। अच्छा, उससे मानी बात है कि करीब 25-30% लोग ऐसे थे जो कि वोटिंग प्रक्रिया से बाहर निकल जाते। तो तेजस्वी यादव ने भी, राहुल गांधी ने भी, यूट्यूबर्स ने भी, सारे लोगों ने इसका विरोध किया। और चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार हैं, जिस प्रकार से विपक्षी दलों के साथ उन्होंने व्यवहार किया, उससे पता चला कि उन्होंने तो उस मुद्दे पे बिल्कुल कमर कस ली है और किसी भी प्रकार से इसमें वो झुकने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब राजीव रंजन सिंह न्यूज 24 वालों ने फील्ड में जाके लोगों से बात की और बीएलओ से बात की, उन्होंने कहा हमें मौखिक आदेश मिल गया है, हमें मौखिक आदेश मिल गया है कि अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं, माने एक भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं। और इसको आप देख सकते हैं, वो वाला जो न्यूज 24 का प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि अब तो आपको आधार कार्ड भी नहीं दिखाना है, अब तो आपको राशन कार्ड भी नहीं दिखाना है, केवल फॉर्म भरना है। उस फॉर्म के अंदर आपको अपना फोन नंबर देना है, आधार नंबर देना है, और अपने दस्तखत करने हैं और दे देने हैं। और बीएलओज, अच्छा ये बात अब बीएलओज ने भी कंफर्म कर दी। इसका मतलब ये है कि जो कागज पे निर्देश लिखा हुआ है और जो वास्तविकता में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके अंदर अंतर है। इसका मतलब यह है कि ज्ञानेश कुमार एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहते कि जनता के दबाव और विपक्षी दलों के दबाव से वो झुक गए हैं, लेकिन वो झुक तो गए। और इससे बहुत हिट ही हो रही है कि इस प्रकार, क्योंकि विदेश वाले भी हमारे इंटरनेट, हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, यूट्यूबर्स को देखते हैं, गोदी मीडिया को भी देखते हैं, लेकिन गोदी मीडिया से उनको कुछ समझ में नहीं आता। लाहौर कब्जा कर लिया, कराची कब्जा कर लिया, रावलपिंडी कब्जा कर लिया, लेकिन यूट्यूबर्स भी सब विश्वास करते हैं। और वो कार्यक्रम भी उन्होंने देखा होगा, उन्हें लगा होगा क्या यार चुनाव आयुक्त हैं जिनमें इतनी समझ नहीं है कि अगर आधार कार्ड जिसको आपने बेस बनाया था उसको ही नहीं लेंगे तो 30-40% को निकल जाएंगे और गरीब वर्ग निकल जाएगा, तो इससे प्रतिक्रिया होगी। और बिहार के अंदर जो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी का या जेडीयू का, तो और ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिन लोगों को ये मैसेज मिल गया था कि आपका वोट काटने का षड्यंत्र चल गया है, तो एक ऐसा मैसेज उनके अंदर चला गया है कि ऐसी मूर्ख सरकार जो इस प्रकार के नियम बनवा सकती है और अपोजिशन पार्टी जो डेमोक्रेसी के अंदर इक्वल पार्टिसिपेंट से उनका अपमान कर सकती है, तो ऐसी पार्टी को तो वोट देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार का मैसेज चला गया। तो एक तो रेखा गुप्ता जी के गिने चुने दिन रह गए हैं और एक ज्ञानेश कुमार जी के गिने चुने रहे। अब तीसरे व्यक्ति पे, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी इस प्रकार के 2 निर्णय ले चुके हैं, जिससे ये सिर्फ 2 क्या बल्कि ज्यादा ही ले चुके हैं, लेकिन 2 तो बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय है। पहला निर्णय, उन्होंने अडानी जी को सारी कृषि संपत्ति देने के लिए 3 किसान बिल लाए थे, बिना सोचे समझे लाए थे। सोचा था कि इतना ज्यादा तानाशाही देश के अंदर आ चुकी है कि बाकी इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, किसान डटे रहे, 13 महीने डटे रहे, झेलते रहे, और उसके बाद मोदी जी को उसमें प्रायश्चित करना पड़ा और 3 कानून वापस लेने पड़े। तो उससे पता चला कि मोदी जी किस प्रकार के नेता हैं कि अपने पूंजीपति मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए वो देश के किसान, जिनके पॉपुलेशन 50% है पूरे देश के अंदर, उनको भी कुपित कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक मोटर व्हीकल एक्ट लिया है, उसके अंदर नियम बना दिए, 10 साल की सजा होगी, 10 लाख की होगी, जैसे पैसा इकट्ठा, जैसे पैसा आ जाए पैसा आ जाए। मोटर जो यूनियंस थी उन्होंने चक्का जाम कर दिया और उसके बाद वहां भी झुकना पड़ा। अब जो है ये भी अब आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो रेखा गुप्ता जी ने गलती की है और ज्ञानेश कुमार ने गलती की है, नोटबंदी जिस प्रकार से आपने की, जिस प्रकार से आपने तालाबंदी की कोविड के अंदर, जिस प्रकार से आप जीएसटी को लेके आए, जिस प्रकार से कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया और जैसे जीएसटी को बढ़ाया, इसका मतलब यह है कि मोदी जी से अब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को ये कोई उम्मीद नहीं रह गई है कि ये
आरएसएस जिसके 100 साल पूरे हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की लीडरशिप दे पाएंगे, तो जो बात मैंने शुरू की थी कि जो डिक्टेटरशिप में बड़ी तेज उफान आता है आदमी की पॉपुलैरिटी का, वो उतनी ही तेज से गिरता है जैसे हिटलर के साथ हुआ, जैसे मुसोलिनी के साथ हुआ। उसी प्रकार आज देश में रिपीटिशन होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तीन लोगों का समय काल अब पूरा हो चुका है एंड भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इनको रिप्लेस करने की सोच रही है। पहला रेखा गुप्ता, दूसरा ज्ञानेश कुमार और तीसरे देश के आज सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसीलिए इन कंट्रोवर्सी से बचने के लिए वो घाना और युगांडा पता नहीं कहां कहां घूमने चले गए और वहां से वो पदक ले रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।